पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या। किसी समाज अथवा देश को पहचानने के लिए उस समाज अथवा देश के साहित्य से परिचित होने की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज के साहित्य में भी प्रतिच्छुवित हुआ करती है। उपरोक्त कथन की सत्यता का इतिहास साक्षी है। जिस देश के साहित्य का प्रवाह जिस ओर बहा, ठीक उसी ओर वह देश भी अग्रसर होता रहा। किसी भी जाति के उत्थान के लिए ऊंचे साहित्य की आवश्यकता हुआ करती है। जो जो देश का साहित्य ऊंचा होता जाता है, त्यों त्यों देश की उन्नति करता जाता है। देशभक्त, चाहे वे निरे समाज सुधारक हों अथवा राजनीतिक नेता, सबसे अधिक ध्यान देश के साहित्य की ओर दिया करते हैं। यदि वे सामाजिक समस्याओं तथा परिस्थितियों के अनुसार नवीन साहित्य की सृष्टि न करें, तो उनके सब प्रयत्न निष्फल हो जाएं और उनके कार्य स्थायी न हो पाएं। शायद गैरिबोल्डी को इतनी जल्दी सेनाएं न मिल पाती यदि मैजनी ने 30 वर्ष देश में साहित्य तथा साहित्यिक जागृति पैदा करने में ही न लगा दिए होते। आयरलैंड के पुनरुत्थान के साथ गैलिक भाषा के पुनरुत्थान का प्रयत्न भी उसी वेग से किया गया। शासक लोग आयरिश लोगों को दबाए रखने के लिए उनकी भाषा का दमन करना इतना आवश्यक समझते थे कि गैलिक भाषा की एक आध कविता रखने के कारण छोटे छोटे बच्चों तक को दंडित किया जाता था। रूसो, वाल्टेयर के साहित्य के बिना फ्रांस की राजक्रांति घटित न हो पाती। यदि टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स तथा मैक्सिम गोर्की इत्यादि ने नवीन साहित्य पैदा करने में वर्षों व्यतीत न कर दिए होते, तो रूस की क्रांति न हो पाती। साम्यवाद का प्रचार तथा व्यवहार तो दूर रहा। यही दशा हम सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों में देख पाते हैं। कबीर के साहित्य के कारण उनके भावों का स्थायी प्रभाव दिख पड़ता है। आज तक उनकी मधुर तथा सरस कविताओं को सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। ठीक यही बात गुरु नानक देव जी के विषय में भी कही जाती है। सिख गुरुओं ने अपने मत के प्रचार के साथ जब नवीन संप्रदाय स्थापित करना शुरू किया, उस समय उन्होंने नवीन साहित्य की आवश्यकता भी अनुभव की और इसी विचार से गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि बनाई। शताब्दियों तक निरंतर युद्ध और मुसलमानों के आक्रमणों के कारण पंजाब में साहित्य की कमी हो गई थी। हिंदी भाषा का भी लोप सा हो गया था। इस समय किसी भारतीय लिपि को ही अपनाने के लिए उन्होंने कश्मीरी लिपि को अपना लिया। तत्पश्चात गुरु अर्जुन देव जी तथा भाई गुरुदास जी के प्रयत्न से आदि ग्रंथ का संकलन हुआ। अपनी लिपि तथा अपना साहित्य बनाकर अपने मत को स्थायी रूप देने में उन्होंने यह बहुत प्रभावशाली तथा उपयोगी कदम उठाया था। उसके बाद ज्यों ज्यों परिस्थितियाँ बदलती गई, त्यों त्यों साहित्य का प्रवाह भी बदलता गया। गुरुओं के निरंतर बलिदानों तथा कष्ट सहन से परिस्थिति बदलती गई। जहाँ हम प्रथम गुरु के उपदेश में भक्ति तथा आत्मविस्मृति के भाव सुनते हैं और निम्नलिखित पद में कमाल आजीजी का भाव पाते हैं। नानक नन्हे हो रहे जैसे नन्ही दूब, और घास जरी जात है दूब खूब की खूब। वहीं पर हम नवे गुरु श्री तेग बहादुर जी के उपदेश में पद दलित लोगों की हमदर्दी तथा उनकी सहायता के भाव पाते हैं, जैसे कि बाही जिन्हा दी पकड़िए, सिर दीजिए बाही न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, धरती पर धर्म न छोड़िए। उनके बलिदान के बाद हम एकाएक गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश में क्षात्र धर्म का भाव पाते हैं। जब उन्होंने देखा कि अब केवल भक्ति भाव से ही काम न चलेगा, तो उन्होंने चंडी की पूजा भी प्रारंभ की और भक्ति तथा क्षात्र धर्म का समावेश कर सिख समुदाय को भक्तों तथा योद्धाओं का समूह बना दिया। उनकी कविता साहित्य में हम नवीन भाव देखते हैं। वे लिखते हैं, जे तो ही प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मोरी आओ। जे इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न दीजे। और फिर सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। और फिर एकाएक खंग की पूजा प्रारंभ हो जाती है। खग खंड विहंड, खल दल खंड अतिरण मंड प्रखंड, भुज दंड अखंड, तेज प्रचंड ज्योति अभंड भानुप्रंभ। उन्हीं भावों को लेकर बाबा बंदा आदि मुसलमानों के विरुद्ध निरंतर युद्ध करते रहे। परंतु उसके बाद हम देखते हैं कि जब सिख संप्रदाय केवल अराजकों का एक समूह रह जाता है और जब वे गैर कानूनी आउटलॉ घोषित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें निरंतर जंगलों में ही रहना पड़ता है। अब इस समय नवीन साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकी, उनमें नवीन भाव नहीं भरे जा सके। उनमें क्षात्र वृत्ति थी,
वीरत्व तथा बलिदान का भाव था और मुसलमान शासकों के विरुद्ध युद्ध करते रहने का भाव था। परंतु उसके बाद क्या करना होगा, यह वे भली बाती नहीं समझे। तभी तो उन वीर योद्धाओं के समूह आपस में भिड़ गए। यहीं पर सामयिक भावों की त्रुटि बुरी तरह खरती है। यदि बाद में रणजीत सिंह जैसा वीर योद्धा और चालाक शासक न निकल आता तो सिखों को एकत्रित करने के लिए कोई उच्च आदर्श अथवा भाव शेष न रह गया था। इन सब के साथ एक बात और भी खास ध्यान देने योग्य है, संस्कृत का सारा साहित्य हिंदू समाज को पुनर्जीवित न कर सका। इसीलिए सामयिक भाषा में नवीन साहित्य की सृष्टि की गई। उस सामयिक भाव के साहित्य ने अपना जो प्रभाव दिखाया वही हम आज तक अनुभव करते हैं। एक अच्छे समझदार व्यक्ति के लिए संस्कृत के मंत्र तथा पुरानी अरबी की आयतें इतनी प्रभावकारी नहीं हो सकती जितनी कि उसकी अपनी साधारण भाषा की साधारण बातें। ऊपर पंजाबी भाषा तथा साहित्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है। अब हम वर्तमान अवस्था पर आते हैं। लगभग एक ही समय पर बंगाल में स्वामी विवेकानंद तथा पंजाब में स्वामी रामतीर्थ पैदा हुए। दोनों एक ही ढर्रे के महापुरुष थे। दोनों विदेशों में भारतीय तत्व ज्ञान की धाक जमाकर स्वयं भी जगत प्रसिद्ध हो गए। परंतु स्वामी विवेकानंद का मिशन बंगाल में एक स्थायी संस्था बन गया, पर पंजाब में स्वामी रामतीर्थ का स्मारक तक नहीं दिख पड़ता। उन दोनों के विचारों में भारी अंतर रहने पर भी तह में हम एक गहरी समता देखते हैं। जहाँ स्वामी विवेकानंद कर्म योग का प्रचार कर रहे थे, वहाँ स्वामी रामतीर्थ भी मस्तानावार गाया करते थे। हम रूखे टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे। हम सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बनाएंगे। हम नंगे उम्र बिताएंगे, भारत पर जान मिटाएंगे। वे कई बार अमेरिका में अस्त होते सूर्य को देखकर आंसू बहाते हुए कहा करते थे, तुम अब मेरे प्यारे भारत में उदय होने जा रहे हो। मेरे इन आंसुओं को भारत के सलील सुंदर खेतों में ओस की बूंदों के रूप में रख देना। इतना महान देशभक्त तथा ईश्वर भक्त हमारे प्रांत में पैदा हुआ हो, परंतु उसका स्मारक तक न दिख पड़े, इसका कारण साहित्यिक फिसड्डीपन के अतिरिक्त क्या हो सकता है? यह बात हम पद पद पर अनुभव करते हैं। बंगाल के महापुरुष श्री देवेंद्र ठाकुर तथा श्री केशव चंद्र सेन की टक्कर के पंजाब में भी कई महापुरुष हुए हैं, परंतु उनकी वह कद्र नहीं और मरने के बाद वे जल्द ही बुला दिए गए, जैसे ज्ञान सिंह जी इत्यादि। इन सब की तय में हम देखते हैं कि एक ही मुख्य कारण है और वह है साहित्यिक रुचि जागृति का सर्वथा अभाव। यह तो निश्चय ही है कि साहित्य के बिना कोई देश अथवा जाति उन्नति नहीं कर सकती, परंतु साहित्य के लिए सबसे पहले भाषा की आवश्यकता होती है और पंजाब में वह नहीं है। इतने दिनों से यह त्रुटि अनुभव करते रहने पर भी अभी तक भाषा का कोई निर्णय न हो पाया। उसका मुख्य कारण है हमारे प्रांत के दुर्भाग्य से भाषा को मजहबी समस्या बना देना। अन्य प्रांतों में हम देखते हैं कि मुसलमानों में प्रांतीय भाषा को खूब अपना लिया है। बंगाल के साहित्यिक क्षेत्र में कवि नज़र उल इस्लाम एक चमकते सितारे हैं। हिंदी कवियों में लतीफ़ हुसैन नटवर उल्लेखनीय हैं। इसी तरह गुजरात में भी है, परंतु दुर्भाग्य है पंजाब का। यहाँ पर मुसलमानों का प्रश्न तो अलग रहा, हिंदू सिख भी इस बात पर न मिल सके। पंजाब की भाषा अन्य प्रांतों की तरह पंजाबी ही होनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न अनायास ही उठता है। परंतु यहाँ के मुसलमानों ने उर्दू को अपनाया। मुसलमानों में भारतीयता का सर्वथा अभाव है, इसीलिए वे समस्त भारत में भारतीयता का महत्व न समझकर अरबी लिपि तथा फारसी भाषा का प्रचार करना चाहते हैं। समस्त भारत की एक भाषा और वह भी हिंदी होने का महत्व उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए वे तो अपनी उर्दू की रट लगाते रहे और एक और बैठ गए।